हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, और ये आपका मैथमेटिक्स का पार्ट 2 का चैप्टर है। पहला ही चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपकी बुक जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो हम कैलकुलस में वर्किंग कर रहे थे वो आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आती है, और पार्ट 2 में आपका स्टार्टिंग में जो कैलकुलस का पोर्शन है वो इंटीग्रल कैलकुलस का है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे, और इंटीग्रल कैलकुलस का आपका पहला ही चैप्टर है जो इंटीग्रेशन है, चैप्टर नंबर 7। और जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा, फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़ी थी, इसी तरीके से हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर नंबर 1 है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हमारे सारे के सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और आप शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे रेगुलरली। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ेंगे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स क्या होते हैं पहले वो हम जानेंगे। इंटीग्रल्स जानने से पहले हम यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे 2 तरीके की हो सकती हैं। तो वो 2 तरीके की कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो वो चेंज होंगी, क्वांटिटीज जो चेंज होंगी, ठीक है, चेंजेस। या तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो चेंज नहीं होंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होंगी, यानी कि कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, कांस्टेंट रहेंगी। अब जो क्वांटिटीज हमारी चेंज होंगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वेरिंग क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? वेरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई। क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 2 होती हैं। या तो चेंज होंगी क्वांटिटीज हमारी टाइम के साथ या किसी अदर फैक्टर के साथ, या तो वही क्वांटिटी कुछ ऐसी होंगी जो कांस्टेंट रहेंगी, टाइम के साथ भी कांस्टेंट रहेंगी या अदर फैक्टर्स के साथ भी कांस्टेंट रहेंगी। तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे कांस्टेंट क्वांटिटीज की, हम बात करेंगे ऐसी क्वांटिटीज जो चेंज हो रही हैं। अब चेंज हो रही हैं इसका मतलब क्या? वेरी कर रही हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों में डिफरेंस हमारा कुछ मिलेगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जो वेरी करती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिंग क्वांटिटीज। वेरिंग क्वांटिटीज को मैथमेटिक्स के टर्म में हम डिनोट करते हैं वेरिएबल्स के द्वारा। किसके द्वारा? वेरिएबल्स के द्वारा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वेरिएबल। तो क्वांटिटीज हमने पढ़ ली, चेंज होती हैं कुछ क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती हैं। जो क्वांटिटीज चेंज होती हैं उनको हम बोलेंगे वेरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, और वेरिंग क्वांटिटीज को मैथमेटिक्स के टर्म में वेरिएबल्स से डिनोट करते हैं, वेरिएबल भी बोलते हैं उनको। अब वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? वेरिएबल भी 2 टाइप के होते हैं, या तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल जो डिपेंड करते हों किसी ना किसी अदर क्वांटिटी पे। तो डेफिनेशन देखेंगे, आपको डेफिनेशन से आसानी से समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है यहाँ पे। तो सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल की देखिए यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ेंगे। द क्वांटिटीज विच चेंजेस विद द इंटरवल ऑफ टाइम और इन रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी इज टर्म्ड एज वेरिंग क्वांटिटी। तो वेरिंग क्वांटिटी हमने आपको बता दिया, ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती हैं टाइम के साथ या किसी अदर फैक्टर या अदर क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेरिंग क्वांटिटीज बोलते हैं। इन जनरल सच क्वांटिटी इज सेड टू बी वेरिएबल। मैथमेटिक्स के टर्म में हम इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, या अदर आप साइंटिफिक टर्म में वेरिएबल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो क्वांटिटीज वेरी कर रही हैं। इफ अ वेरिएबल इज चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड or direction with respect to change in some other factors or variable, then the variable is termed as dependent variable। अब हमने वेरिएबल भी जान लिया क्या होता है, अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में चेंज होता है। अब किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा? या तो टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी अदर क्वांटिटीज या किसी अदर फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में। मींस अगर कोई आपका अदर सेकंड फैक्टर या सेकंड क्वांटिटी चेंज हो रही है और उसके चेंज होने पर हमें चेंज दिख रहे हैं हमारी जो वेरिएबल है, ठीक है, जो हमने गिवन वेरिएबल लिया है फर्स्ट वेरिएबल, वो भी अगर चेंज हो रहा है, इट मीन्स जो हमारा वो वेरिएबल है वो कैसा है? डिपेंडेंट है, वो हमारे दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो एक वेरिएबल जो हमने लिया है वो अगर किसी दूसरे वेरिएबल के चेंज पे यहाँ पे चेंजेस शो कर रहा है तो उस वेरिएबल को हम बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और मैथमेटिक्स की टर्म में हम डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा बाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर जनरली डिनोटेड बाई बाई।
तो ये तो बात हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल की। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द क्वांटिटीज और वेरिएबल्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाई एनी ऑफ द बेरिंग क्वांटिटीज देन द वेरिएबल इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल देखा था, वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था किसी अदर क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में या किसी अदर फैक्टर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा था किसी अदर फैक्टर पे। बट हमारे पास एक अगर ऐसा वेरिएबल है जो किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मीन्स कोई भी अगर सेकंड फैक्टर चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है, उस वेरिएबल पे अगर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस वेरिएबल को हम क्या बोल देंगे, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, वो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मैथमेटिक्स के टर्म में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपने फंक्शन भी पढ़ा होगा, फंक्शन में हम लिखते हैं बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हमारी जो बाई की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स की वैल्यू पे। मीन्स हम जो भी एक्स की वैल्यू देंगे उससे हमें बाई की वैल्यू मिलेगी, यानी कि बाई की हर वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे डिपेंड कर रही है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो एक्स हमारा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। कैसा है, इंडिपेंडेंट है, ये तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। बट जो हमारे पास बाई की वैल्यू है वो हमेशा ही किस पे डिपेंड करेगी, एक्स की वैल्यू पे। इट मीन्स बाई जो हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैथमेटिक्स के टर्म में बाई को हम शो करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे, और जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पे शो करता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें होंगी, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसा कि हमने फंक्शन यहाँ पे लेट अस कंसीडर अ फंक्शन बाई इक्वल टू एफ एक्स। बाई इक्वल टू एफ एक्स हमने कोई फंक्शन लिया, तो हमारा जो डोमेन सेट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, जो हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं इस फंक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे वो कैसी हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ द वैल्यूज ऑफ द रेंज सेट ऑफ बाई, क्योंकि बाई की हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं और एक्स की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। सपोज दैट एक्स की वैल्यूज हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ये हमारा सेट एक्स है, ठीक है, और ये हमारा सेट बाई है। तो बाई सेट किसका है, हमारा रेंज का सेट है, ठीक है, हमें रेंज मिल रही है, फंक्शन एफ एक्स लिया हमने, ठीक है, और ये हमारा कैसा डोमेन सेट है, ठीक है। तो डोमेन सेट में एक्स की डिफरेंट वैल्यूज डालने पर x1, x2, x3 डालने पे हमें क्या मिल रहा है, y1 मिल रहा है, y2 मिल रहा है, y3 मिल रहा है। तो x की वैल्यू तो डिपेंड नहीं कर रही है, x की वैल्यू जब हम फंक्शन में डालते हैं तो हमें बाई की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पे, ठीक है। तो बाई की वैल्यू जो डिपेंड कर रही है इनको हम बोल देंगे रेंज सेट। और ये रेंज सेट कैसा है हमारा, रेंज सेट हमारा कैसा हो जाएगा, ये डिपेंडेंट सेट हो जाएगा, और ये हमारा इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट सेट कैसा है, हमारा डोमेन है, ठीक है। तो डोमेन में हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, हमें रेंज मिल रही है। तो डोमेन सेट जनरली इंडिपेंडेंट होता है, और रेंज जो हमारी होती है वो डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंड करती है, डोमेन के एलिमेंट पे। तो ये तो एग्जांपल हो गया हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स में अगर यहाँ पे लूँ तो देखिए, स्पीड वर्सेस टाइम। स्पीड वर्सेस टाइम हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो स्पीड को हम हमेशा किस पे लेते हैं, बाई एक्सिस पे। किस पे लेते हैं, बाई एक्सिस पे, ठीक है। और ये हमारी एक्स एक्सिस पे होती है। तो स्पीड को कहाँ लिखते हैं, बाई एक्सिस पे, और टाइम को कहाँ लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे। अगर हम वेलोसिटी और टाइम की बात करें तो वेलोसिटी को भी हम बाई पे लेंगे और टाइम को हमेशा किस पे लेते हैं, एक्स पे। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो भी आप डिस्टेंस हमेशा बाई पे लेंगे और टाइम हमेशा एक्स पे लेंगे। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा बाई एक्सिस पे और टाइम हमेशा कहाँ हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे। तो ऐसा क्यों होता है कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे ही क्यों लिया जाता है, तो इसका रीजन यही है कि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो किसको डिनोट करती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को। तो जितनी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी कहाँ पे दिखाई जाएंगी, एक्स एक्सिस पे दिखाई जाएंगी। और जितनी भी क्वांटिटी डिपेंड कर रही हैं वो हमेशा किस पे दिखाई जाएंगी, डिपेंडेंट एक्सिस, यानी कि बाई एक्सिस पे दिखाई जाएंगी। तो जितनी भी डिपेंडेंट क्वांटिटीज होंगी वो बाई एक्सिस पे और जितनी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होंगी वो एक्स एक्सिस पे। ये इसका रीजन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ देते हैं टीचर्स कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे क्यों लिया जाता है, तो उसका रीजन आप दे सकते हैं क्योंकि हम एक्स एक्सिस को इंडिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं और बाई एक्सिस को डिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं। और मैथमेटिक्स के टर्म में बाई इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन लेते हैं, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट होता है और बाई हमारा कैसा होता है, डिपेंडेंट।
और उसी तरीके से अगर हम हाइट और एज की बात करें तो हाइट हमारी हमेशा डिपेंड करती है एज पे, ठीक है। वेट भी हमारा एज पे डिपेंड करता है, एज के साथ वेट भी बढ़ जाता है, हाइट भी बढ़ जाती है, वॉइस में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स थे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के। अगर मैं बात करूं टाइम क्या किसी पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। टाइम ना तो किसी के लिए रुकता है, ना ही तो किसी के लिए स्लो या फास्ट हो जाता है, वो अपनी स्पीड से ही टाइम चलता है, ठीक है। बट स्पीड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब में चेंज हो सकते हैं टाइम के साथ, बट टाइम किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से एज, आपकी एज क्या किसी पे डिपेंड करेगी? नहीं करेगी, वो तो जिस स्पीड से बढ़नी है उसी स्पीड से बढ़ेगी। तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, एज हो गई, टाइम हो गया और अदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, इस तरीके की क्वांटिटीज जो किसी पे भी डिपेंड ना करें, वो हो जाती है हमारी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा डिफरेंशिएशन को, उसके बाद हम आपको बताएंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन की ज़्यादातर लोग डेफिनेशन नहीं दे पाते हैं, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए यहाँ पे हम देख लेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका चेंज, और कैसा, उसका चेंज का हमें रेट लेना है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारी डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन की। अगर मैं बात करूं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन से लेंगे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हम y लेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका निकालना हमें? डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स डेल्टा y। डेल्टा y क्या है? चेंज इन y, और डेल्टा x क्या है? चेंज इन x। तो डेल्टा y चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, वो ऊपर रखेंगे, ठीक है। और डेल्टा x क्या है? चेंज इन x। तो चेंज इन x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो नीचे रखेंगे, क्योंकि हमें रेट निकालना है। रेट क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज निकाल लो और अपॉन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ये हमारा रेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज यहाँ पे बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा चेंज होने के कारण यहाँ पे लिमिट लग जाती है, और लिमिट और डेल्टा एक्स चेंज कैसा है? बहुत काफ़ी छोटा सा चेंज है यहाँ पे। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जब हम लिमिट को यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे, तो देखिए फंक्शन में हम जब डाल देंगे y इक्वल टू एफ एक्स, जो फंक्शन लिया था x में डेल्टा एक्स चेंज आया, तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओरिजिनल फंक्शन क्या था? एफ एक्स था। इसी तरीके से x में किसका चेंज आया? x प्लस डेल्टा एक्स, और ओरिजिनल क्या था? x था। तो ये हमारा एक्सपेंड हो गया, लिमिट यहाँ पे एक्सपेंड कर दी हमने। और जो लिमिट को जब हम हटाएंगे तो डायरेक्टली हमारे पास dy ओवर dx यहाँ पे फार्मूला बन के आ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कहाँ से बन के आया है? इस लिमिट फॉर्म से, ठीक है। और इसकी इसी की जो लिमिट यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स लिखा है, इसी की डेफिनेशन ये है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो ये तो बात हो गई डिफरेंशिएशन, ठीक है। आई होप आपने डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छे से पढ़ के रखा है, सारे के सारे फार्मूले आपको उसके याद होंगे, टेक्निक याद होंगी, चेन रूल भी याद होगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, आपको एप्लीकेशंस भी इसकी आती होंगी, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। इसके बाद हम जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम वहाँ पे चीज़ें बताएंगे कि फार्मूले कहाँ से डिराइव होके आए। तब वहाँ पे हम आपको इन डेप्थ डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें इंटीग्रेशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होता है? इंटीग्रेशन इज अ मेथड ऑफ एडिंग और समिंग अप द इनफाइनेटेसिमल पार्ट्स टू फाइंड द होल। इट इज आल्सो नोन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम? कोई एक बड़ी क्वांटिटी होती है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो गई? डिफरेंशिएशन की, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, ये कोई भी हमने मान लीजिए कोई भी यहाँ पे चीज़ ली है, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसका उल्टा बोलें कि अब हमें इन छोटे छोटे पार्ट्स को सबको ऐड करके एक बिगर सिंगल पार्ट बनाना है, तो इन सब क्वांटिटीज या इन सारे पार्ट्स को हम ऐड कर देंगे, और वही फिर हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल वाला यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर हम इस प्रोसेस से
इधर को इधर जा रहे हैं तो ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब है कि समिंग अप ऑल द पार्ट्स टू गेट होल पार्ट। सो सारे पार्ट्स को ऐड करके या समिंग अप करके हमको एक होल पार्ट चाहिए पूरा का पूरा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, एज ए एग्जांपल हमने आपको बताया है, बट मैथमेटिक्स में कैसे वर्क करना उसका अलग यहाँ पे मेथड होता है। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो आप इन्वर्स बोल लीजिए, इन्वर्स डिफरेंशिएशन, या एंटी डेरिवेटिव बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, तो ये तो इंटीग्रेशन की बात हो गई। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, और जब भी हम एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पे सिंबल जिसका यूज करेंगे इंटीग्रेशन का वो ये होगा। ठीक है, ये इंटीग्रल का यहाँ पे सिंबल होता है। तो ये तो बात हो गई इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, मैथमेटिक्स में कहाँ यूज करते हैं, हम फिजिक्स में कहाँ पे यूज करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है हमारी इंटीग्रेशन की। तो अगर मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करूँ मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ एरिया हैविंग अ कर्व साइड्स, अगर किसी भी एरिया का कर्व साइड्स हमें गिवन में है, ठीक है, तो हम उसका सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो फर्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन हो गई। सेकंड एप्लीकेशन क्या बोलता है, टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स। यहाँ पे कर्व्स गिवन में होंगे, फिर आपको पूछ देगा इन कर्व के बीच में एरिया निकालो। सपोज दैट एक हमने ऐसा यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है, और ये कर्व दे दिया और एक और कर्व दे दिया, सपोज दैट ये कर्व दे दिया। ठीक है, तो एक तो ये कर्व था हमारा और दूसरा ये कर्व था। अब ये पूछ देगा इस कर्व का एरिया निकालो, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम इंटीग्रेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन रहती है, टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स के बीच में एरिया निकालने को रहता है। टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व, या एक ही सिंगल कर्व दे देगा फिर पूछेगा यहाँ पे एरिया निकाल के बताओ। ठीक है, द एवरेज वैल्यू ऑफ अ कर्व, एवरेज वैल्यू क्या होती है कर्व पे। तो ये कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात हो गई है। अब अगले लेक्चर में हम आपका स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन मेथड कैसे हम यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।